तो साल था 2007 जब नेटफ्लिक्स भाड़े पर डीवीडी बेचा करता था यूनाइटेड स्टेट्स में, और आज 2025 में वो डब्ल्यूबी को खरीदने का प्लान बना रहा है। तो ये जो डीवीडी बेचने से लेकर मूवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी को खरीदने तक का सफर है, ये काफी रिस्की था, लेकिन इसका रिजल्ट उतना ही चॉकलेटी भी था। आज नेटफ्लिक्स के 240 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं पूरी दुनिया में, और कंपनी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में ये 115th रैंक पर आता है। पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही नेटफ्लिक्स के भी दो पहलू हैं, जिन्होंने पिछले 25 सालों से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स को रिलेवेंट रखा है। पहला है कंट्रोवर्सीज और दूसरा है वोक एजेंडा पुश करना, जिस पर आउटरीच होते ही नेटफ्लिक्स कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता है। वही जेनरिक से आंसर कि हम तो सभी को सपोर्ट करते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम साथ साथ हैं। ऐसा लगता है कि ये सब करके वो प्राउड फील करता है। खैर, प्राउड तो आजकल रन, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मार्केट ज्यादा क्राउडेड होता जा रहा है, सवाल उठता है कि क्या जिस कंपनी ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ट्रेंड शुरू करा था वही सबसे पहले खत्म हो जाएगी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे हर स्टूडियो के बढ़ते हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स का ये LGBTQ समर्थक होना उसके विलुप्त होने का कारण बन सकता है। तो शुरू किया जाए। देखो, नेटफ्लिक्स को 1997 में दो फाउंडर्स मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने मिलकर स्टार्ट करा था। जब कंपनी ने होम एंटरटेनमेंट मार्केट में एंट्री ली तो नेटफ्लिक्स सिर्फ एक रेंटल सर्विस था, जहां वो लोगों को मूवीज रेंट पर दिया करता था। कैसे? तो वो उनके घर मेल के थ्रू भिजवाता था। कितना सब्र था लोगों के अंदर उस टाइम पर, और रिटर्न करने का भी कोई प्रेशर नहीं था लोगों पर, क्योंकि रिटर्न करते वक्त कोई लेट फीस, हैंडलिंग फीस या फिर शिपिंग चार्जेस लगते ही नहीं थे। तो ये डिलीवरी वाला सिस्टम देखकर अमेज़न के CEO जेफ बेजोस खींचे चले आए। जहां कहीं भी डिलीवरी हो रही होती थी, ये बंदा वहां पहुंच जाया करता था। बेजोस ने फाउंडर्स के कंपनी के लिए 16 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन शायद फाउंडर्स का अमेज़न ऑर्डर वक्त पे ना मिलने के कारण उन्होंने ये डील को रिजेक्ट कर दिया। फिर नेटफ्लिक्स लगा रहा और उसने एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला, जो कि था फिक्स मंथली मॉडल। अब इसमें लोग फीस देकर पर मंथ मूवीज रेंट करा करते थे, लेकिन ये जो चेंज था ये फाइनेंशियली कंपनी के ऊपर बहुत भारी पड़ गया। फिर उस टाइम पर .com का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो नेटफ्लिक्स ने अपनी भी एक वेबसाइट बना ली। पैसे की दिक्कत की वजह से इन दोनों ने अपनी कंपनी को बेचना चाहा, पर कोई खरीदने को नहीं तैयार था। फिर भी नेटफ्लिक्स ने हार नहीं मानी और वो लगे रहे। फाइनली 2002 में भी कुछ नहीं हुआ, मगर 2003 में नेटफ्लिक्स ने अपना पहला प्रॉफिट कमाया, और 2005 में हर दिन ये लोग 1 मिलियन डीवीडी शिप कर रहे थे। और 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म शुरू करा, और साथ ही ये अपनी डीवीडीज तो बेच ही रहे थे। लेकिन 2009 तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट डीवीडी रेंटल से ज्यादा हो गया। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स के पावर को इग्नोर नहीं कर सकती थी, और इसीलिए 2010 में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस, यूनिवर्सल और 20th सेंचुरी जैसी कंपनीज के साथ एक डील साइन करी, जिसके अंडर जो नई मूवीज आएंगी इन स्टूडियो से वो 1 महीने बाद स्ट्रीम करी जाएंगी नेटफ्लिक्स से, ताकि और भी ज्यादा पैसा कमाया जा सके। चाय पियोगे? फिर साल आता है 2013, जहां नेटफ्लिक्स ने अपने ओरिजिनल कंटेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और इनका पहला शो था ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने मार्वल और स्टार वॉर्स जैसे बड़े फ्रेंचाइजेस के लिए भी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। 3 साल बाद ही 2016 में नेटफ्लिक्स के पास 126 से भी ज्यादा ओरिजिनल शोज और फिल्म्स थी। इस टाइम पर नेटफ्लिक्स की सक्सेस अपने पीक पर थी। पॉपुलर शोज जैसे कि द ऑफिस, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, इन सब ने प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर्स लाए, और नेटफ्लिक्स के जो ओरिजिनल शोज और मूवीज थे उन्होंने उन सब्सक्राइबर्स को बनाए रखा। अब नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में एक एम्पायर बना लिया था, लेकिन जैसे जैसे नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आए, कंपटीशन बढ़ता गया, और अब वही कंपनीज जो एक टाइम पर नेटफ्लिक्स से आगे निकलने का सोचा करती थी, वो एक्चुअली में आगे निकल रही हैं। आज के टाइम पर नेटफ्लिक्स के मेन कॉम्पिटिटर हैं हुलू, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, पैरामाउंट, पिकाशो। नेटफ्लिक्स इन सब से पुराना है और वेल एस्टैब्लिश्ड भी। वो आए दिन किसी को भी अपने साथ मर्ज नहीं कर लेता है, जो कि उसको एक एडवांटेज भी देता है और पावर भी देता है। पर जहां बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर और सब्सक्राइबर्स लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर जो नेटफ्लिक्स है वो बहुत अलग है। वो और सब्सक्राइबर्स लाने की फिराक में नहीं है। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो जाने से बचाने की फिराक में लगा हुआ है, क्योंकि जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। और इसका कोई एक रीजन भी नहीं है, इसके बहुत से रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि उनके जो पॉपुलर शोज हैं, जो फैंस को पसंद हैं, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे शोज कैंसिल करे गए हैं जिन्हें फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। ये जो कैंसिलेशन हो जाते हैं, ये सिर्फ फैंस को नाराज ही नहीं करते हैं, बल्कि मजबूर कर देते हैं कि वो HBO मैक्स, हुलू, डिज्नी प्लस ऐप डाउनलोड करें और उनका सब्सक्रिप्शन लें। अब HBO मैक्स के ओरिजिनल शोज जैसे कि यूफोरिया, हाउस ऑफ द ड्रैगन, लास्ट ऑफ अस सीजन 1 तक, और अभी रिसेंटली आया पीसमेकर, ये सब बहुत ही बेहतरीन शोज हैं। और लोगों को HBO मैक्स की एक और चीज बहुत पसंद है। HBO मैक्स का वीकली रिलीज
मॉडल। हर संडे रात 9 बजे नया एपिसोड आता है जिसे लोग देखते हैं और बाद में पूरे हफ्ते उस पर डिस्कशन करते हैं। अरे वही जो स्कूप कास्ट पे होता है वही। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स का एक साथ पूरा सीजन ड्रॉप करना या फिर 2 पार्ट में रिलीज करना, इससे लोगों में जो इंटरेस्ट है उसकी कमी हो जाती है। पर इंसान अपनी गलती से सीख सकता है, पर नेटफ्लिक्स अपनी गलती से नहीं सीख सकता है। इनका जो मोस्ट एंटिसिपेटेड शो है आने वाला, वो भी ये लोग 2 वॉल्यूम में निकाल रहे हैं। सेम चीज इन्होंने स्क्विड गेम के साथ भी करी थी, इसीलिए आधे लोगों ने सीजन 2 देखा है और आधे लोगों को पता ही नहीं सीजन 3 आगे जा भी चुका है। और सिर्फ यही नहीं, नेटफ्लिक्स ने अपनी एक और बड़ी गलती की वजह से अपने आप को कुल्हाड़ी पर दे मारा है, और वो है पासवर्ड शेयरिंग पॉलिसी के नए रूल्स। तो इनके नए रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी अकाउंट शेयर करा जा रहा है तो वो सारे यूजर्स एक ही घर के अंदर होने चाहिए, एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए, जिसे नेटफ्लिक्स ने नाम दिया है होम वाईफाई सोर्स। और अगर कोई इस डिवाइस यानी कि होम वाईफाई के सोर्स से दूर चला जाता है 1 महीने तक के, तो उसका अकाउंट ये लोग ब्लॉक कर देंगे। कोई सेंस है इस बात का? अरे कोई इंसान घर में देखे, घर के बाहर देखे, चंद्र ग्रह पे देखे, नानी घर पे देखे, तुम्हें उससे क्या लेना देना? और इस पॉलिसी ने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज करे थे ना नेटफ्लिक्स के, तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मैं बताऊंगा भी नहीं। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स का अब एड सपोर्टेड पेमेंट प्लान भी आ चुका है। तो आखिर नेटफ्लिक्स में और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें फर्क ही क्या बचा? शायद नेटफ्लिक्स समझ नहीं पा रहा है कि आज के टाइम में डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, पैरामाउंट जैसे कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। Turns out I'm not the one and only Mac. और आए दिन नेटफ्लिक्स का कंट्रोवर्सीज में रहना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। अब इससे नेटफ्लिक्स रेलेवेंट तो बहुत रहता है, पर उसकी इमेज कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है नेटफ्लिक्स से, पर मिली बॉबी ब्राउन ने डेविड हार्बर के ऊपर एक केस लगाया है फॉर हरासमेंट। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो भी नए लोग ये MCU ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब मोलेस्टर क्यों बनते जा रहे हैं? देखो अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हटकर मोलेस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाएगा। इनके हर एक शोज के साथ तुम्हें कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो 13 रीजन वाई हो या फिर कोई भी शो। अभी पिछले महीने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां इलॉन मस्क को किसी ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल करता है, तो इलॉन मस्क नेटफ्लिक्स पे जाके चढ़ गए, और उनका चढ़ना सही भी था। देखो ये जो कंट्रोवर्सी थी ये तब शुरू हुई थी जब इलॉन मस्क ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया और अपने प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर जाकर ये ट्वीट करा कि अपने बच्चों की सेहत के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तुम भी कैंसिल कर दो। पर मैंने तो लिया ही नहीं और मेरे बच्चे भी नहीं है। और ये सब शुरू हुआ था एक एनिमेटेड शो जिसका नाम है डेड एंड पैरानॉर्मल पार्क। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर है, वो एक ट्रांसजेंडर है। इसी इंसिडेंट का यूज करके नेटफ्लिक्स पर ये इल्जाम लगाया है कि वो अपने शोज में वोक प्रोपेगेंडा और LGBTQ एजेंडा बच्चों के कंटेंट में पुश कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। और इलॉन मस्क ने नेटफ्लिक्स की हायरिंग पॉलिसीज पर भी सवाल उठाए हैं कि ये लोग अपनी CV में स्किल्स नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि सेक्स में अदर्स लिखा है कि नहीं। लेकिन नेटफ्लिक्स का क्या है, उन्होंने कंट्रोवर्सी पे वही एक सस्ता सा रिप्लाई दिया हुआ है कि देखो यार, हम तो अलग अलग बैकग्राउंड के क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिस्टिक फ्रीडम में बिलीव करते हैं। और जब ये सारे स्टेटमेंट्स आए ना इलॉन मस्क की तरफ से, तो सोशल मीडिया पर कैंसिल नेटफ्लिक्स ट्रेंड होने लगा, जिससे कि नेटफ्लिक्स के 2 इंच शेयर्स गिर गए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इलॉन मस्क के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया कि तुम तो फ्री स्पीच की बात करते थे, तो कहां गई तुम्हारी फ्री स्पीच? फिर LGBT कम्युनिटी वाले आ गए कि उन्होंने बोला कि देखो रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है ना हमारी कम्युनिटी का, और इससे लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी है, इसने एक कल्चरल वॉर का शेप ले लिया है, और ये सब डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में बैठकर देख रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए वो कुछ दिनों से वो भाषण देने आया नहीं है। देखो, और लोगों को लग रहा है कि वो मर गया है। पर देखो, कंट्रोवर्सी होना गलत बात नहीं है। कंट्रोवर्सीज की वजह से ही तो बिग बॉस पिछले 20-22 सालों से चला आ रहा है, तो नेटफ्लिक्स क्यों नहीं? देखो ऑनेस्टली बोलो, मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है नहीं। 1-2 बार मैंने सोचा था, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ही लेना है, मतलब टिकाशो तो है ही ना। So that's it for this video। तो मैं ये सोच रहा था कि ये साल खत्म होते होते क्या मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे कि नहीं होंगे।